जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए हम बात करेंगे आज खोटा डोज के सेट नंबर 14 पे। इससे पहले हम लोगों ने 13 सेट कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे 14वें सेट में, जिसमें से हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं। यह आपको डेली 10 बजे आपको रात में मिल जाएगा और 10 बजे आपका ये टाइम फिक्स है। 10 बजे आपको रात में, हर दिन आपको रात में 10 बजे 10 सवाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम इसमें लेकर के आते हैं। तो इसी क्रम में आज हम जो बात करेंगे टॉपिक में, वो है श्रीनिवास पांडुरी जी से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। तो श्रीनिवास पांडुरी जी से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे प्रश्नों में से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग जो वो आज कवर करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे केवल हम लोग 10 प्रश्न ही नहीं, 10 के अलावे और भी कई ऐसे सवाल होंगे जो कि हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। सवाल यहाँ पे पहले सवाल की ओर आते हैं। इस सवाल के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। बरवा अड्डक अखय बोर संस्मरण ककर बदे लिखल गेले। तो बरवा अड्डक अखय बोर संस्मरण जो वो किसके बारे में लिखा गया है, तो यह संस्मरण लिखा गया है श्रीनिवास पांडुरी जी के बारे में। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया कि बरवा अड्डक अखय बोर है क्या, तो यह एक संस्मरण है। सवाल उठता है कि अब इस संस्मरण को लिखा किसने है, तो इसको लिखा है शांति भारत ने। शांति भारत के द्वारा यह संस्मरण जो है वो लिखा गया है। तो ये नाम भी आपको पता चल गया। लेखक श्रीनिवास पांडे जी के बारे में सबसे पहले कहाँ से पता चला? शांति भारत को जो वो श्रीनिवास पांडे जी के बारे में सबसे पहले कहाँ से पता चला था? तो तितकी पत्रिका में 1983-84 में, और AK झा जी से जब मिलते हैं तो उसके बाद श्रीनिवास पांडे जी के बारे में शांति भारत को पता चलता है। उसके बाद इनकी उत्सुकता जो वो श्रीनिवास पांडे जी से मिलने के लिए बढ़ जाती है, और ये जाकर के उसके बाद फिर मिलते हैं बंसीलाल बंसी और शिवनाथ परमाणिक। ये दोनों के साथ में जाते हैं उनके पास, श्रीनिवास पांडे के पास बरवा अड्डा जो कि धनबाद इनका घर था, वहाँ पे जाकर के मिलते हैं, उनके घर पे जाकर के बैठते हैं, बातचीत होती है। और उसी क्रम में जो भी बातें हुई है, उसी बातों को साझा करने का एक लिखित रूप में लिखा गया, उसी का एक नाम दिया गया संस्मरण, जो कि बरवा अड्डा अखय बोर। तो यह संस्मरण जो वो उसी से संबंधित जुड़े हुए जो भी बातें हुई है, उसी को यहाँ पे शामिल किया गया है। और उसी जो भी वहाँ पे उनके साथ में बातचीत हुआ है, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, श्रीनिवास पांडे जी के कौन महान भाषाविद विद्वान संगे चिट्ठी पत्री हबु हलेन। तो उस समय जो श्रीनिवास पांडे जी का जिस विद्वान के साथ चिट्ठी पत्री होता था, वो विद्वान थे राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन के साथ उस समय जो कि उस समय काफ़ी एक चर्चित और महान विद्वान के रूप में ये जाने जाते थे, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। उन्हीं के साथ में इनका जो वो बातचीत होता था, चिट्ठी पत्री, क्योंकि उस समय तो मोबाइल ऐसा था नहीं कि वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग बात आसानी से हो जाता था। उस समय तो चिट्ठी ही साधन था एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का, बातचीत करने का। तो उस समय माध्यम जो था चिट्ठी था, इसीलिए चिट्ठी पत्री वगैरह से बातचीत होती थी दोनों का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि कवि जी के नाम से ककरा संबोधित करल जाए। तो श्रीनिवास पांडे जी को कवि जी के नाम से जो वो उस समय बरवा अड्डा धनबाद में किसी से भी अगर आप पूछते कि कवि जी का घर कहाँ पे है या कवि जी कहाँ पे रहते हैं, तो सभी लोग उनके बारे में जानते थे और कवि जी के नाम से वो काफ़ी ज़्यादा उस समय चर्चित थे। हालांकि ऐसा नहीं कि आज भी अगर वहाँ के लोगों को पूछेंगे तो आज, ऐसा नहीं कि आज नहीं बताएंगे, लेकिन आज की थोड़ी नई पीढ़ी में हो सकता है कि कई लोगों को इनके बारे में नहीं पता होगा या उतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को। सवाल ये नहीं कि खोटा एक झारखंड में बोली नहीं जाती है। खोटा जो वो भाषा झारखंड में बहुत अधिक क्षेत्रों में बोला जाता है, लेकिन आज भी लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो कि खोटा भाषा बोलने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा शर्माते हैं। यही कारण है अपने आप को वो बोल नहीं पाते हैं कि हम खोटा भाषी हैं। उनको लगता है कि पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, अरे हम खोटा बोलो यो तो पता नहीं सामने वाले को क्या लगेगा, क्या रिश्वत तो लगेगा कि तू ठेठ आदमी है, देहाती आदमी है। तो इस तरह की भावनाएं भी कई लोगों के साथ जुड़ा होता है। कई लोगों के मन में यह भी बातें होती है, जिसके कारण से भी वो लोग जो वो खुल करके खोटा के साथ में नहीं आ पाए आज भी। तो उस समय कवि जी के नाम से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित थे। अगर बात किया जाए इनके उपनाम की, तो कई उपनामों से श्रीनिवास पांडे जी जाने जाते हैं, जैसे खोटा के भीष्म पितामह, खोटा के नागार्जुन, खोटा के पुरोधा, खोटा के वाल्मीकि,
और इसके अलावा खोटा शिष्ट साहित्य के जनक, अक्षय बोर जैसे कई उपनामों से ये जाने जाते हैं। जबकि इनको बचपन में अगर बात किया जाए, इनके घर में श्रीनिवास उपनाम से भी बुलाते थे घर में इनके। तो कई इनका उपनाम है, श्रीनिवास हो गया, खोटा के भीष्म पितामह हो गया, खोटा के नागार्जुन, खोटा के पुरोधा, खोटा के वाल्मीकि, खोटा शिष्ट साहित्य के जनक, अक्षय बोर, ये सभी नामों से जो वो ये जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पाणुरी जी आपन साहित्यिक मूल विचारधारा बतवलहत। तो पाणुरी जी अपने साहित्य की मूल विचारधारा जो बताएं वो बताएं कम्युनिस्ट विचारधारा की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि उनके साहित्य में यहाँ पे साफ जो वो इन चीज़ों की झलक देखने को मिलता था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी आपका। श्रीनिवास पांडे जी की मृत्यु यानी निधन कहिया भेले। तो श्रीनिवास पांडे जी के बारे में अब यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में संक्षेप में आपको बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपको हम बता देते हैं इनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। श्रीनिवास पांडे जी जिनका जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को बरवा अड्डा, जहाँ पे एक गांव पड़ता है कल्याणपुर में ही इनका जन्म हुआ है, धनबाद जिले में ये पड़ता है। इनके पिता का नाम शालिग्राम पांडुरी, इनके माता का नाम दुखनी देवी था, जिनका निधन अगर बात किया जाए तो 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को इनका जो वो निधन होता है। और इनके निधन से ऐसा माना जाता है कि जैसे खोटा ही नहीं, झारखंड के कई लोग जो वो साहित्य जगत में एक जैसे बोलते हैं टूअर हो जाना, जिनके माता पिता नहीं होते तो उसके बच्चों को टूअर बोला जाता है। तो ऐसा लग रहा था जैसे आज जो भी खोटा भाषी लोग हैं वो टूअर हो गए, ठीक है। तो ऐसा महसूस ये करा दिए थे जब इनका निधन हुआ था। ऐसे लगता था जैसे एक पूरा एक बोलते हैं ना कि एक पूरा 10 वर्ष नहीं, 20 वर्ष नहीं, 30 वर्ष नहीं, इनका खोटा क्षेत्र में काफ़ी लंबा योगदान रहा है। 1920 में इनका जन्म होता है। उसके बाद अगर बात किया जाए लगभग ये जब 20-25 वर्ष के होते हैं उसके बाद से इनका खोटा में रुचि जो वो, ऐसा नहीं कि रुचि तो इनका बचपन जब ये पढ़ना शुरुआत करते तभी से इनका रुचि जो वो लिखने पढ़ने में था ही, लेकिन ये 20-25 वर्ष की उम्र से ही ये लिखने की शुरुआत कर देते हैं। और अगर बात किया जाए तो कई बार यहाँ पे सवाल पूछा भी जाता है कि श्रीनिवास पांडे जो वो लेखन कब से करते थे, तो 1947 यानी आज़ादी से पहले, ये 1947 से पहले से ये कह सकते हैं कि लेखन की शुरुआत ये कर दिए थे, आज़ादी से पूर्व से ही। तो अगर देखा जाए तो 1920 में इनका जन्म हुआ तो लगभग 25-27 की उम्र में इन्होंने जो वो लिखने की शुरुआत कर दिया था। कई ऐसे साहित्य इन्होंने लिख दिया, लिखित रूप में था, लेकिन उसका प्रकाशन जो प्रकाशित रूप में नहीं देखने को मिलता है। आज भी कई ऐसी रचनाएं हैं जो कि जिसका प्रकाशन या पुस्तक के रूप में नहीं है, आज भी वो लिखा पड़ा हुआ है, लेकिन उसके पीछे भी उनके पुत्र जो है अर्जुन पांडुरी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनकी लिखित रचनाएं जो वो बाजार में उपलब्ध कराया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि उन्होंने खोटा के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 1920 को इनका जन्म हुआ था, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निधन के बारे में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को इनका निधन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, श्रीनिवास पांडुरी खोटा साहित्यिक भंडार भरेले कौन कौन किताब के खोटा अनुवाद करला। अब कई बार लोगों को होता है कि जब आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे होते हैं तो सबसे पहले दिमाग में होता है ना कि अरे एक दो में कैसे हमको जानेंगे, हमारा तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होना चाहिए। कैसे, मान लेते हैं किसी चीज़ों के बारे में आपने एक किताब लिखा, तो आपको लगेगा कि एक किताब लिखें तो थोड़े ना हमको बहुत कोई आदमी जानेगा, कम से कम 5-10 किताब होना चाहिए। जब 5-10 किताब हम लिख देंगे तो क्या है कि लोगों को हम भी बता पाएंगे कि देखिए इतना किताब हमने लिखा या इतनी रचनाएं हमने की है। तो उस समय ये भी क्या कर रहे थे कि उस समय इन्होंने संख्या बढ़ाने के लिए जो लिखित साहित्य के रूप में जो भी खोटा में लिखित रूप था उसको बढ़ाने के लिए क्या है कि कुछ चीज़ों का अनुवाद इन्होंने करना शुरू कर दिया, कुछ नई नई चीज़ें लिखने की शुरुआत कर दी। तो उस समय क्या था कि इन्होंने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खोटा में रचना की जाए। उसी क्रम में मेघदूत जिसका अनुवाद इन्होंने खोटा में अनुवाद किया, और उद्वासल कर्ण जो कि एक खोटा नाटक है, इन्होंने उद्वासल कर्ण का भी खोटा में अनुवाद किया और एक नाटक के रूप में, जो कि आपको जेएसएससी सीजीएल हो गया, जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल हो गया, कुछ ऐसे एग्जाम है, म्यूनिसिपल हो गया, वहाँ पे आपको इन सारे जगहों पे आपको इन सारे एग्जाम्स में आपको क्या है कि
इन चीज़ों को शामिल किया गया। उद्वासल कर्ण आपको नाटक जो वो वहाँ पे पढ़ना भी है, और इसके बारे में हमने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है इस नाटक के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो अगर कंप्लीट नाटक अगर आपको पढ़ना है उद्वासल कर्ण से संबंधित तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीनिवास पांडुरी जी कौन किताब के छपल बाद मोरे के वचन देल हला। श्रीनिवास पांडुरी जी से जब मिलने के लिए 3 व्यक्ति जाते हैं, शांति भारत, बंसीलाल बंसी और शिवनाथ परमाणिक। ये 3 व्यक्ति पहुंचते हैं। कौन? शिवनाथ परमाणिक, बंसीलाल बंसी और एक इन्होंने शांति भारत जिन्होंने लिखा था बरवा अडक अखैबोर, है ना। तो शांति भारत, ये 3 व्यक्ति श्रीनिवास पांडुरी जी से मिलने के लिए जाते हैं। शांति भारत के द्वारा ही लिखा गया है, बरवा अडक अखैबोर जो संस्मरण है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और ये तीनों व्यक्ति को सवाल यहाँ से भी कई बार पूछा जाता है कि खोटा के त्रिमूर्ति के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो शिवनाथ परमाणिक, बंसीलाल बंसी और शांति भारत को खोटा के त्रिमूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। तो उस समय क्या है कि शिवनाथ परमाणिक की एक रचना हो रही थी, दामोदरे कोराय शिवनाथ परमाणिक ने लिख लिया था, लेकिन इनको संतुष्टि नहीं हो रही थी कि भाई हमने लिखा तो जरूर है, लेकिन अंदर से आत्मविश्वास नहीं जग रहा था कि हमने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, या तो आप सीनियर किसी व्यक्ति से, उसके जानकार से, लोगों से मिलेंगे, या तो किसी शिक्षक से मिलेंगे। तो उस समय खोटा के जो सबसे कह सकते हैं कि एक जाने माने व्यक्ति के रूप में उस समय जाने जाते थे वो श्रीनिवास पांडुरी है। आज भी अगर खोटा का नाम आए और वहाँ पे श्रीनिवास पांडुरी जी का जिक्र ना हो तो ये कह सकते हैं कि खोटा भाषा के साथ अन्याय जैसा मान लगता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो दामोदरे कोराय जब रचना कर रहे थे उसी समय वहाँ पे दिखाने के लिए शिवनाथ परमाणिक लेकर के गए थे कि देखिए ये हमारा रचना है, क्या इसमें कोई तरह का कमी है। तो कई चीज़ें उसमें सुधार करने का उन्होंने सलाह भी दिया। और यहाँ पे इन्होंने एक बात कही थी श्रीनिवास पांडुरी ने कि जब आपका दामोदरे कोराय प्रकाशित हो जाएगा, पुस्तक जो छप जाएगा, उसके बाद ही हमारा निधन होगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। उस समय भले तबीयत खराब था श्रीनिवास पांडुरी का, इन्होंने लेकिन वचन दिया था कि हम जब तक आपका यह पुस्तक छपता नहीं है दामोदरे कोराय, तब तक हमारा निधन नहीं होगा, हम नहीं मरेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन यह सपना उनका अधूरा रहा और दामोदरे कोराय जब प्रकाशित होता है उससे पूर्व इनका जो वो निधन हो जाता है। 7 अक्टूबर 1986 को अचानक से पता चलता है अखबार के माध्यम से, क्योंकि उस समय अखबार, रेडियो यही प्रसारण होता था, तो उसके माध्यम से पता चलता है कि नहीं, खोटा के जो एक आधार स्तंभ के रूप में जाने जाते थे श्रीनिवास पांडुरी, उनका जो वो आज निधन हो गया। तो 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को इनका निधन हो जाता है। तो यही इन्होंने वादा किया था जो पूरा नहीं कर पाए, और उसके पूर्व इनका जो वो निधन हो गया। अगला सवाल है कि श्रीनिवास पांडुरी जी निधन कतना साल के उम्र भेल हल। अब देखिए सवाल किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। जन्म पूछा जा सकता है 1920 में हुआ, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा हम बता देते हैं। अगर बात किया जाए कि निधन कब हुआ तो 7 अक्टूबर, या तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पूरा ये महीना लिख देते हैं, और 1986 ईस्वी को। जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को। तो यहाँ पे जन्म आपको नहीं अगर आ रहा है तो आप घटा करके जोड़ करके भी यहाँ पे आप चाहे तो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 में 25 तो घटेगा नहीं। आप बोले कि यहाँ पे ऐसे में कैसे घटाएंगे, तो कुछ नहीं, यहाँ से 1 महीने आप ले लीजिए, 30 दिन यहाँ से आप पैंचा ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये महीना है, यहाँ पे ये मंथ है, ये डे है, ये ईयर है। तो ऐसे में 1 महीने यहाँ पे पैंचा लेंगे, 30 दिन, 30 और 7 37 हो गया। तो 37 में जब आप 25 घटाएंगे तो यहाँ पे 12 आएगा। अब यहाँ पे 9 महीना बच गया, तो 9 महीने में 12 महीना घटेगा क्या? नहीं घटेगा। तो ऐसे में क्या है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 साल यहाँ से पैंचा ले लेना है। 1 साल जब यहाँ से पैंचा लेंगे तो 9 पहले था और 12 और 9 कितना हो गया? 21 हो गया। 21 में अगर आप 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11 बचेगा, है ना। 12 8 20 हो गया, यानी 9 यहाँ पे बचेगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 9 माह हो गया, और यहाँ पे 85 हुआ। 85 में 20 जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 5 और 6, 65 वर्ष 9 महीना 12 दिन इनका जो वो टोटल जो वो इनका जीवन काल रहा है।
तो ऐसे में क्या है कि 65 साल और 9 महीना हम नहीं मान करके इसको हम पूरा क्या मान लेते हैं, 66 वर्ष मान लेते हैं, क्योंकि 9-10 महीना हो गया तो लगभग आप मान के चलें कि वो साल पूरा हो गया। तो हम आपको डेट ही नहीं, मंथ के साथ साथ आपको दिन भी बता दिए कि कितना साल, कितना महीना और कितना दिन ये बचे थे। 65 साल 9 महीने 12 दिन इनका जो वो टोटल जीवन काल रहा है श्रीनिवास पांडे जी का, जिसमें से इनका जो लगभग 30 वर्ष जो वो खोटा के क्षेत्र में इनका योगदान रहा है, 30-35 वर्ष। अगर 25-27 साल के बाद इन्होंने लिखना शुरुआत किया, लेकिन 30 से लेकर के 65 वर्ष तक अगर देखा जाए तो लगभग 30-35 वर्ष इनका जो वो खोटा के प्रति इनका योगदान पूरा रहा है, खोटा के प्रति ये समर्पित रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप आसानी से घटा भी सकते थे 1920 और 1986, है ना, 1986 यहाँ पे ऐसे चाहे तो आप घटा भी सकते थे, 86 में 20 घटाते तो 66, ये ऐसे भी आप चाहते तो याद कर सकते थे। अगला सवाल है कि श्रीनिवास पांडे जयंती शताब्दी समारोह कहिया और कहाँ मनवल गेल है। अब इनका जन्म कब हुआ, 1920 में, तो शताब्दी वर्ष कब हुआ, 100 साल के बाद, तो 100 साल कब होगा, 2020 में। जन्म कब हुआ, 25 दिसंबर को, तो 25 दिसंबर 1920 को इनका जन्म हुआ, 25 दिसंबर 2020 को इनका शताब्दी वर्ष हुआ था। तो 25 दिसंबर 2020 को रांची प्रेस क्लब में इनका जो वो शताब्दी समारोह मनाया गया था श्रीनिवास पांडे जयंती का। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आइए आज का आखिरी सवाल है, और इसका आंसर आपको देने के पूर्व में थोड़ा सा इनके बारे में और हम बताने का प्रयास करते हैं। इनसे जुड़े जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उन सारे प्रश्नों के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। इनके द्वारा कई ऐसी रचनाएं हैं जो कि लिखा गया खोटा में, जो कि कुछ रचनाएं प्रकाशित हुई है, कुछ रचनाएं आज भी प्रकाशित नहीं हुई है, जैसे बाल किरण, मधुक देशे, परने गीत जो कि एक है, रामकथामृत जो कि एक खंडकाव्य है जो कि 1956 में इन्होंने लिखा था। उसके बाद इनकी रचनाओं की अगर बारे में हम बात करें तो आता है वो है मेघदूत, रामकथामृत, ठीक है। सारी रचनाएं हम लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा, हम बता देते हैं आपको, सिर्फ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद मेघदूत अगर बात किया जाए तो खोटा में अनुवादित काव्य है। चाबी काठी जो कि एक नाटक इनके द्वारा लिखा गया है। उद्भासल कर्ण यह भी खोटा नाटक है। आँखी गीत जो कि एक कविता संग्रह है जिसमें 71 कविताएं और 11 छनिकाएं हैं, तो ये भी आपको याद रखनी है। दिव्य ज्योति यह भी कविता संग्रह है। अगिन परीक्षा, समाधान, रक्ते में जल पंखा और अनेकों निबंध इन्होंने जो वो लिखा है। इनमें इन्होंने जो वो कुछ रचनाएं जो वो अप्रकाशित है, जो कि अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, जिसमें से पारिजात, अपराजित, मोहभंग, हमर गांव, भरमर गीत, युगे गीत, छोटो जी जो कि एक हास्य व्यंग्य रचना है, मेरे गीत, माला फूल, अजनास, झींगा फूल, मातृभाषा, किसान, कुसमी जैसी रचनाएं जो इनकी अब आज भी जो वो अप्रकाशित रचना है, जो कि लिखा गया लेकिन प्रकाशन उसका नहीं हो पाया अभी तक। पत्रिकाओं में बात करें तो मातृभाषा, खोटा, तितकी आदि पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया है। तो इतना चीज़ें आपको याद रखना है श्रीनिवास पांडे जी के बारे में। अगर बात किया जाए इन्होंने मैट्रिक तो जिला स्कूल धनबाद से इन्होंने 1939 यानी 1939 ईस्वी में इन्होंने जो वो मैट्रिक परीक्षा जो इन्होंने जिला स्कूल धनबाद से इन्होंने मैट्रिक की कक्षा इन्होंने पास किया। कवि के क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि 1946 से ये कवि के क्षेत्र में ये पूर्ण रूप में इन्होंने जो शुरुआत कर दी थी 1946 से। उसके पहले आप सभी को पता है कि ये पान के गुमटी में ये पान भी बेचा करते थे, जहाँ पे कई ऐसे राजनेता आते थे उनके गुमटी पे पान खाने के लिए। उनमें से एक प्रमुख व्यक्ति जो माने जाते हैं वो विनोद बिहारी महतो के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा नाम ये माना जाता है कि उनका भी बातचीत जो इनके साथ में काफ़ी ज़्यादा होता था। उसके अलावा और भी कई ऐसे राजनेता हो या तो साहित्यकार हों या तो अन्य लोग थे, कई लोग इनसे आकर के मिलते थे, इनकी खोटा कविता उस समय सुनते थे, दोहा सुनते थे। तो कई ऐसी रचनाएं जो वो मुख से बोलते थे और लोग सुन करके काफ़ी ज़्यादा आनंदित उस समय महसूस करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अंत का आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। श्रीनिवास पांडे जयंती समारोहें कौन कौन खोटा साहित्यकार के श्रीनिवास पांडे स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित करल गेले। तो जब श्रीनिवास पांडे जी का जयंती का शताब्दी समारोह कब हुआ था तो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को। 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को जब शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था श्रीनिवास पांडे जयंती का, तो उस समय जिन व्यक्तियों को जो वो खोटा श्रीनिवास पांडे स्मृति साहित्य सम्मान
जो कि खोटा में जिनका महत्वपूर्ण योगदान जिन साहित्यकारों का होता है, उन्हें यह सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो आपको कमेंट करके बताना कि 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को किन 2 साहित्यकारों को यह सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। श्रीनिवास पांडुरी जी से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, और एक नए साहित्यकार के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।